Good morning, students. Today's English literature turn class 12. Last spring, stories of stolen childhood. Anish Jung is the eminent writer of this story. Today is 21 June 21. Now start reading the first passage of the story. Last spring of stolen childhood. बचपन की चोरी हुई कोई भी बसंत ऋतु अर्थात खोया हुआ बचपन एक कहानी है जिसमें बचपन चुरा लिया गया। ऐसे बच्चे जो वास्तव में अपने बचपन को अपनी रियल लाइफ को जी नहीं पाते हैं उनके बारे में एक कहानी बताई गई है। ये कहानी पिक पैकर्स की है जो बेचारे गलियों में कूड़ा बीनने का कार्य करते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में जहाँ पर उनके हाथों में किताब होनी चाहिए वहाँ पर कूड़ा बीनने के लिए थैले होते हैं। उसकी कहानी यहाँ पर दी गई है। अनीस जंग ने बहुत अच्छा ये मार्मिक दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ये डिफिकल्ट वर्ड मैंने लिखे हैं। गार्बेज रबिश आर वेस्ट स्पेशली डोमेस्टिक encounter to need scrounging seeking things of others dumps heaps neighborhood vicinity। इसका मीन्स अगर हिंदी में ना रहा हो तो मैं बता देता हूँ। गॉर्बेज मीन्स होता है कूड़ा करकट, विशेष रूप से जो डोमेस्टिक होता है घरेलू कूड़ा करकट होता है। इनकाउंटर मीन्स होता है मिलना। स्क्रॉलिंग मीन्स होता है किसी चीज की तलाश करना, खोजना या किसी चीज को हड़प लेना। डम्प्स मीन्स होता है ढेर और नेबरहुड मीन्स होता है पड़ोस, इसे विसिनिटी बोलते हैं। आइए इसमें अनीस जंग के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी कहानी पढ़ लेते हैं। अनीस जंग वाज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। यानी अनीस जंग ने 1964 ईस्वी में राउरकेला में जन्म लिया था और अपना बचपन हैदराबाद में बिताया था। ये अनीस जंग है। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में प्राप्त की। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए गई हायर एजुकेशन के लिए। सी हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उनके जो पेरेंट्स थे वो दोनों राइटर्स थे। अनीस जंग बिगन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने भारत में एक राइटर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। सी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमिनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज अथॉर्ड सेवरल बुक्स। उन्होंने वो एक एडिटर के रूप में यानी संपादक के रूप में उन्होंने कार्य किया और कई महत्वपूर्ण समाचार पत्रों या भारत के कई महत्वपूर्ण समाचार पत्रों और विदेशों के कई समाचार पत्रों और पुस्तकों की रचयिता यानी रचनाकार रही हैं। आइए लेसन पढ़ते हैं। अनीस जंग ने कौन सी स्टोरी किसके लिए लिखी है। ये समाज के उन वर्गों के लिए कहानी उन्होंने लिखी है जो वास्तव में बहुत ही गरीबी में पलते बढ़ते हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं होता, या ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, बचपन में बिछड़ जाते हैं, किसी कारणवश खो जाते हैं या उन्हें किडनैप कर लिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह के तमाम या इलीगल जो है होते हैं, वो ऐसे बच्चे किस तरह से अपना जो बचपन है वो बिताते हैं, उसके लिए कहानी यहाँ पर लिखी गई है। तो आइए पढ़ते हैं कहानी को। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक एक लाइन एक एक वर्ड पर ध्यान देना है और वर्ड मीनिंग मैं लिखते चलूँगा साथ में। आपके किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, वाई डू यू डू दिस, ये क्वेश्चन कर रहा है, यानी यहाँ पर राइटर का क्वेश्चन है। किसके लिए? उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कूड़ा कचरा बीनते हैं। वाई डू यू डू दिस, आप ये ऐसा क्यों करते हैं।
यानी ये बात यहाँ पर है, कभी कभी मैं कचरे में रुपया पा लेता हूँ। तो ये कहानी उसी से है। आई आस्क्ड साहब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. I asked साहब, साहब रोजाना सुबह मुझे अचानक मिल जाता है। क्या मिल जाता है? वो मेरे पड़ोस में लिखा हुआ है, आई इनकाउंटर, मुझे मिल जाता है एवरी मॉर्निंग, प्रतिदिन सुबह, स्क्रॉचिंग फॉर गोल्ड। स्क्रॉचिंग फॉर गोल्ड, यहाँ पर मैंने स्क्रॉचिंग की मीनिंग लिखी है। स्क्रॉचिंग मीन्स होता है हड़पना, यानी लेना। क्या? फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड। डंप माने ढेर, ऑफ माई नेबरहुड माने अपने पड़ोस। मैं अपने पड़ोस के कूड़े में से सोना प्रतिदिन खोजता हूँ। साहब रोजाना सुबह मुझे अचानक मिल जाता है, वो मेरे पड़ोस के कचरे के ढेर में सोना खोज रहा होता है। कौन खोज रहा होता है? छोटा सा बालक। मैंने उससे पूछा, आई आस्क, मैंने उससे पूछा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेट एडमिस्ट साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहब बहुत वर्षों पहले हमने घर छोड़ दिया था। क्यों? यानी साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। अब यहाँ पे लिखा है आगे, सेट एडमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज नेम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। सेट माने बस गए थे, एमेडिस्ट का मतलब है बीच में, द ग्रीन फील्ड्स हरे भरे खेतों, ढाका के, यानी साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। ढाका के हरे भरे खेतों के बीच बसे अपने घर की याद। यहाँ पे लिखा है हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। उन्हें घर की याद बिल्कुल भी नहीं आती, यानी कभी नहीं आती। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट सट अवे देयर फील्ड्स। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, अनेक तूफान आए, यानी बार बार आने वाले तूफानों ने, लिखा हुआ है देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट सट अवे। सट अवे माने धो दिया, अर्थात क्या कर दिया? बार बार आने वाले तूफानों ने उनके घर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। सट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनके खेतों को और उनके घरों को। बार बार आने वाले तूफानों ने उनके घरों और खेतों को बर्बाद कर दिया। हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माँ उनसे बताती है, उसकी माँ उसको बताती है, क्या बताती है? देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट्स वाई दे लेफ्ट, यही कारण है कि उन्होंने ये छोड़ दिया था। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। क्या छोड़ दिया था उन्होंने? वो उसको बताती है, उसकी माँ उसे बताती है कि बार बार आने वाले तूफानों ने उनके घर और खेत तबाह कर दिए थे। यही कारण है कि उन्होंने वहाँ छोड़ करके सोने की खोज में बड़े शहर में आ गए, जहाँ अब वे रहते हैं। एक बार हिंदी पढ़ लें। Why do you do this? I asked Sahab, whom I encounter every morning, scouring for gold in the garbage dump of my neighborhood. Sahab left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left off, looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do, he muttered looking away. इसकी हिंदी इस तरह से है, साहब रोजाना सुबह मुझे अचानक मिल जाता है। कौन? लड़का। वह मेरे पड़ोस के में कचरे के ढेर में सोना खोज रहा होता, अर्थात वह सोना क्या खोजता है, यानी कूड़े कचरे से कोई कीमती वस्तु ढूंढता है और वही कूड़ा कचरा जाकर के बेच देता है, जिससे उसे पैसा मिलता है। सोने का मतलब यहाँ पर किससे लिया गया है? पैसे से लिया गया है, जिससे उनका जीविकोपार्जन होता है। मैंने उससे पूछा, तुम ये काम क्यों करते हो? वाई डू यू डू दिस? आप ये काम क्यों करते हो? तो उसने क्या कहा? साहब ने अपना घर बहुत दिन पहले छोड़ दिया था। यहाँ पे लिखा है साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। ढाका के हरे भरे खेतों के बीच
बसें अपने घर की याद उसे बिल्कुल नहीं आती। उसकी माँ उसको बताती है कि बार बार आने वाले तूफानों ने उनके घर और खेत तबाह कर दिए, यही कारण है कि वहाँ छोड़कर सोने की खोज में अर्थात पैसे कमाने की खोज में बड़े शहर में आ गए जहाँ वो रहते हैं। आगे उसी के लिखा हुआ है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। मटर्स माने होता है बुदबुदाना, यानी धीरे से कहना। उस वह धीरे से कहता है, क्या कहता है? अर्दी लुकिंग, लुकिंग लिखा है लुकिंग अवे, यानी दूसरी ओर देखते हुए वह धीरे से बुदबुदाया, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास इसके अलावा करने को कुछ नहीं है, अर्थात इसके अलावा मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। अब उसने कहा, क्या कहा? गो टू स्कूल आई से glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. स्कूल जाओ, गो टू स्कूल। मैंने सहज भाव से कहा, आई से ग्लिबली, ग्लिबली का मतलब होता है सहज भाव से, यानी विनम्रता से मैंने कहा स्कूल जाओ, और मैंने तुरंत महसूस किया कि मेरी सलाह में कोई दम नहीं है। लिखा हुआ है कि रियलाइजिंग इमीडिएटली, मैंने स्वयं महसूस किया, तुरंत महसूस किया, हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी सलाह में कोई दम नहीं, अर्थात मेरी सलाह वो सुन नहीं रहा है जिसको मैं सलाह दे रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए नेक्स्ट है, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। अब उसने, उस लड़के ने क्या उत्तर दिया? देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड मी वन, व्हेन दे बिल्ड वन, जब वहां बन जाएगा, आई विल गो, मैं अवश्य ही वहां जाऊंगा। ये किसने उत्तर दिया? उस बालक ने उत्तर दिया, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने वैसे ही मजाक करते हुए पूछा, आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने मजाक करते हुए पूछा, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, यदि मैं स्कूल शुरू करूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने कहा हाँ पूरी मुस्कान के साथ। उसने क्या कहा? यस। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिन बाद, a few days later, कुछ दिन बाद, I see him running up to me. मैंने उसे मैं अपने पास दौड़ते हुए आते देखा। Is your school ready? और उसने पूछा, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? कुछ दिन पश्चात मैंने देखा कि दौड़ते मेरे पास आया और उसने पूछा, क्या आपका स्कूल तैयार है? Is your school ready? It takes longer to build a school. I say, मैंने कहा कि बेटा स्कूल बनने में बहुत समय लगता है। It takes longer to build a school. स्कूल बनने में बहुत समय लगता है। Embarrassed at having made a promise. Embarrassed का मतलब यहाँ पर लज्जित होते हुए, शर्मिंदा होते हुए। At having made a promise, जो मैंने उसे वादा किया था, उस वादा के अनुसार मैं लज्जित होते हुए, शर्मिंदा महसूस करते हुए मैंने उससे कहा कि बेटा स्कूल बनने में बहुत समय लगता है। अपने झूठे वादे पर मैं लज्जित हुआ और लज्जित होते हुए मैंने कहा, क्या कहा? कि स्कूल बनने में काफी समय लगता है, बहुत समय लगता है। That was not mean, but promise like mine abound in every corner of his black world. बहुत समय उसके रूखे जीवन का हर कोना, लिखा हुआ है अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ड, यानी उसके रूखे जीवन का हर कोना क्या था? प्रॉमिस लाइक माइन, मेरे जैसे वादों से, जो मैंने वादा किया, इस तरह से कई लोगों ने उसे वादा किया होगा। इन नहीं समझे, बट प्रॉमिस लाइक माइन, मेरे जैसे वादों से उसका जीवन भरा हुआ था, जैसा कि मैंने उससे किया था। यानी कई लोगों ने ऐसा वादा उसके पहले किया होगा। एक बार हिंदी पढ़ लें, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वहां बन जाएगा मैं आऊंगा। इस लड़के की रिप्लाई थी, मैंने वैसे ही मजाक करते हुए पूछा, यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? पूरी मुस्कान के साथ उसने कहा हाँ मैं आऊंगा। कुछ दिन पश्चात मैंने देखा कि दौड़ते हुए मेरे पास तक आया और पूछा, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? मैंने अपने झूठे वादे पर लज्जित होते हुए कहा, स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है, पर उसके रूखे जीवन का हर एक कोना
ऐसे वादों से भरा हुआ था जैसा मैंने उससे वादा किया था। After a month of knowing him, I asked him his name. कई महीने जानने के बाद, आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। यानी उसे जानने के कई महीने बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, उसने बताया, वह बतलाता है। क्या बतलाता है? साहिब आलम, मेरा नाम साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह इसका अर्थ नहीं जानता कि साहिब आलम का मीन्स क्या होता है। यानी साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी पूरी दुनिया का मालिक। साहिब आलम यानी पूरी दुनिया का मालिक, लेकिन उसे पता नहीं है। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, जिस पर उसे विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, वह अपने नाम के अर्थ से भी अनजान था। उसे अपने नाम का अर्थ भी नहीं मालूम था, अनअवेयर था, अनजान था। व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसके नाम का क्या अर्थ होता है। ही रोड्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वह दोस्तों के साथ गलियों में क्या करता था? घूमता था। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉय हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, जो नंगे पैर फिरने वाले लड़कों की एक सेना की तरह। बेयरफुट लिखा हुआ है, बेयरफुट माने नंगे पैर, बॉयज मीन्स लड़कों की, एन आर्मी एक सेना जैसी थी। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह की चिड़ियों की तरह प्रकट होते थे, अपीयर प्रकट होते थे, एट नून, और दोपहर को डिसअपीयर यानी गायब हो जाते। ओवर द मंथ, महीनों बाद, महीनों समाप्त होने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैं ये पहचानने लगी थी, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक। वाई आर यू नॉट वीपिंग चप्पल्स, वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने उनमें लड़कों में से एक लड़के से पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते, क्यों नहीं पहन रहे चप्पल, क्या कारण है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, यहाँ पर सेल्फ का मतलब है टाड़ से। कमरे में टाड़ होता है, उसको सेल्फ यहाँ प्रयोग किया गया। वैसे सेल्फ मीन्स अलमारी होता है, लेकिन यहाँ पर सेल्फ का मीन्स वही दिया गया है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने साधारणतः उत्तर दिया, स्पष्ट रूप से उत्तर दिया कि मेरी माँ टाड़ से उसे नीचे नहीं उतारती। एक बार हिंदी पढ़ लें। उसे जानने के कई महीने बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। वह बतलाता है साहिब आलम। वह इसका अर्थ नहीं जानता। यदि वह इसका अर्थ जानता कि दुनिया का मालिक, जिस पर उसे विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता कि है मैं दुनिया का मालिक हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है, और अपने नाम के अर्थ से अनजान हुआ अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है, जो नंगे पैर फिरने वाले लड़कों की एक सेना है, जो सुबह की चिड़ियों की तरह प्रकट होती है और दोपहर और सुबह की चिड़ियों की तरह प्रकट होते हैं और दोपहर को गायब हो जाते हैं। महीनों बाद मैं उन सबको पहचानने लगी थी। मैंने उनमें से एक से पूछा, तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। उसने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, मेरी माँ उसको टांग से नीचे नहीं उतारती है। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही shuffles his feet and says nothing. Even if she did, he will throw them up. अब यहां पे क्या गया? even if, यदि उसकी मां, she did, he throw them up, यदि उसकी मां जूते नीचे उतार भी देगी तो लिखा है he will throw them up, वह उनको क्या कर देंगे? फेंक देगा। क्यों फेंक देगा इसके लिए नहीं बताया। एडेड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज, दूसरे ने टिप्पणी की, दूसरे ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? दैट डू नॉट मैच व्हेन आई कमेंट ऑन इट। टिप्पणी की, क्या टिप्पणी की? कि जो बेमेल जूते पहने हुए था, कहा कि यदि मेरी मां जूते उतार भी देगी तो मैं उसे फेंक दूंगा। इस पर मैंने कमेंट किया, आई, क्या कहा? आई सेज, मैंने कहा
I want to see a third boy who has never owned a pair all of his life. I comment on it. मैंने उस पर टिप्पणी की. He shuffles his feet, तो उसने पैर अपने रगड़े, भूमि पर रगड़े. Shuffles का मतलब रगड़ना होता है. And says nothing, और कुछ नहीं कहा. I want shoes, says a third boy. तीसरे लड़के ने कहा, मैं जूते चाहता हूँ. जिसने लिखा है who has never owned a pair of all his life, जिसने अपने जीवन भर कभी जूते नहीं पहने थे. उस तीसरे लड़के ने कहा. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. I want shoes, मैं जूते पहनना चाहता हूं. Says a third boy, तीसरे लड़के ने कहा. अब आगे लिखा हुआ है ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश की यात्रा करते समय. ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश की यात्रा करते समय. आई हैव सीन, मैंने देखा था. चिल्ड्रन, बच्चों को. वॉकिंग बेयरफुट ऑन सिटीज ऑन विलेज रोड्स, मैंने शहरों में, गांव में नंगे पैर बच्चों को चलते हुए, सड़कों पर नंगे पैर चलते हुए देखा था. इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये धन की कमी के कारण नहीं, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि नंगे पैर चलना एक परंपरा है. ट्रेडिशन है, परंपरा है, इसलिए वो नंगे पैर थे. In one explanation, I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. यहाँ पे लिखा हुआ है यही कारण है. इसका एक ही स्पष्टीकरण है. क्या स्पष्टीकरण है? मुझे आश्चर्य है. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मुझे आश्चर्य है कि लगातार गरीब बने रहने का क्या एक बहाना मात्र होता है. यही एक बहाना मात्र है. आइए पूरी हिंदी पढ़ लेते हैं. दूसरे लड़के ने जो बेमेल जूते पहने हुए था कहा यदि उसकी माँ जूते नीचे उतार भी देगी तो उसको फेंक देगा. जब मैंने उस पर टिप्पणी की, मैंने उस पर कमेंट किया, तो उस लड़के ने अपने पैर भूमि पर रगड़े और कुछ नहीं कहा. तीसरे लड़के ने, जिसको जीवन भर जूते प्राप्त नहीं हुए, कहा मैं जूते पहनना चाहता हूँ. देश में यात्रा करते समय मैंने बच्चों को नगरों में, गांव की सड़कों में नंगे पैर चलते देखा है. ये पैसे की कमी के कारण नहीं, बल्कि नंगे पैर चलना एक परंपरा है. इसका एक स्पष्टीकरण है. मुझे आश्चर्य है कि लगातार गरीब बने रहने का क्या एक ये बहाना मात्र है. आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ मैन हु उदीपी वंस टोल्ड मी. उदीपी के रहने वाले एक व्यक्ति ने एक बार मुझसे एक कहानी सुनाई थी. आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे वो कहानी याद है. आ मैन, एक आदमी फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी. उदीपी में रहने वाले एक व्यक्ति ने मुझे बताई थी. मुझे आज भी याद है. एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल. जब वह बहुत ही छोटा बालक था, छोटा लड़का था, वह मंदिर के पास से होकर स्कूल जाया करता था. He would go to school past an old temple. पुराने मंदिर के पास से होकर जाया करता था. Where his father was a priest, जहाँ उसके पिताजी एक पुजारी थे. Where his father was a priest, he would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वह मंदिर में थोड़ी देर रुकता था और जूतों की जोड़ी के लिए प्रार्थना किया करता था. क्या करता था? प्रार्थना किया करता था. 30 years later, 30 साल बाद, 30 years later, I visited his town and the temple. मैंने इसका कस्बा और मंदिर देखा. I visited, मैंने उसका कस्बा और मंदिर देखा. Which was now drowned in an air of desolation. ये मंदिर जो बिल्कुल उजड़ गया था, उस मंदिर के पीछे जहाँ नया पुजारी रहता था, लिखा हुआ है इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट. आगे उसके मंदिर के पीछे जहाँ एक नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहाँ पर लाल और सफेद रंग की कुर्सियां थी. A young boy dressed in a grey
यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जहां पर स्लेटी रंग की वेशभूषा पहने जूते और जुराब पहने हुए एक लड़का बैठा था। अब आगे आया, ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, जहां पर वो हाँफते हुए आया और उसने अपना बैग फेंक दिया ऑन ए फोल्डिंग बेड पर। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखकर, आई रिमेंबर द प्रेयर इन अदर बॉय हैड मेड टू द गॉडनेस व्हेन आई हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। उसे देखते ही दूसरे लड़के की याद आ गई जो देवी से प्रार्थना किया करता था जब अंत में उसे जूते की जोड़ी प्राप्त हो गई। ही शायद उसने कहा, young boy like the son of the priest now wear shoes, but many other like the rag pickers in my neighborhood remains shoeless। देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पुजारी के लड़के की तरह अब छोटे लड़के जूते पहनते थे, पर बहुत से अन्य जैसे मेरे पड़ोस में कबाड़ियों के लड़के जो पिग पैकर थे वे अभी भी जूते पहने ही रहते थे। ठीक है, बिना जूते पहने रहते थे। तो आइए पूरी स्टोरी पढ़ लेते हैं। उदीपी के रहने वाले एक व्यक्ति ने एक बार मुझे एक कहानी सुनाई जो मुझे याद आती है। जब वो छोटा लड़का था, वो मंदिर के पास से होकर स्कूल जाया करता था। उस मंदिर में उसका पिता पुजारी था। वह मंदिर में थोड़ी देर रुकता था और जूतों की जोड़ी के लिए प्रार्थना किया करता था। 30 वर्ष पश्चात मैंने उसका कस्बा और वो मंदिर देखा जो बिल्कुल उजाड़ पड़ा हुआ था। उस मंदिर के पीछे जहाँ एक नया पुजारी रहता था, लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी। एक छोटा लड़का जो स्लेटी रंग की वेशभूषा पहने था, जूते और जुराब यानी मोजे पहने था, हाँफता हुआ आया और अपना बस्ता एक फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। लड़की की ओर दौड़ते हुए मुझे उस दूसरे लड़के की याद आए जो देवी से प्रार्थना किया करता था जब अंत में उसे जूतों की जोड़ी प्राप्त हो गई। उसने कहा, मेरे ये जूते कभी न खोए। देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पुजारी के लड़के की तरह छोटे लड़के जूते पहनते थे, पर बहुत से अन्य जैसे मेरे पड़ोस के कबाड़ियों के लड़के बिना जूते ही पहने ही रहते। इसकी समरी आपको कंप्लीट करनी है और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिखनी है। जो भी वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम हो आप मुझे सेंड करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। सारी वर्ड मीनिंग में क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।